सबसे पहले तो मैं ये बहुत ही इनोवेटिव मैं कहूँगा ये जो शहरोज़ा सेमिनार यहाँ पर मुनक़िद हो रहा है और इसका जो मौजू है ज़ाहिर को 2047 में हिंदुस्तान कैसा होगा मुख्तलिफ जो हम नौइयत से, तो इस सिलसिले में सबसे जो अहम बात है कि वो आखिर 2047 में कौन जाएगा। ये एनसीपीएल की तरफ से जो किया गया प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा कदम है और आगे ये 2047 के लिए ये किया गया है कि तो ये उर्दू जो है भारत की ज़बान है। आज जबकि 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत का ख्वाब देखा जा रहा है, तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि उस तरक्की याफ्ता भारत में उर्दू का बहुत बड़ा किरदार होगा। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, उन्होंने ख्वाब देखा कि 2047 तक भारत बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता हो। तो इसी पस मंज़र में एनसीपीएल ने इस प्रोग्राम को पटना में इनाकाद कराया। बहुत बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं सिर्फ इसलिए कि हम उर्दू के प्रोग्राम में शरीक हों। इस सेमिनार में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के तहत मक़ालात पेश किए गए हैं, जिसमें शायरी है, फ़िक्शन है और भी दूसरी चीज़ें हैं। बात जब जंग आज़ादी के मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की होती है तो उसमें सादिकपुर और अज़ीमाबाद का नाम ख़ास तौर पर लिया जाता है, क्योंकि अज़ीमाबाद की सहाफ़त ने जंग आज़ादी में अहम किरदार निभाया था, अज़ीमाबाद की उर्दू अदब ने जंग आज़ादी में अहम किरदार निभाया था। उसी तरीके से सादिकपुर के उलमा ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। अबुल हसन अली नदवी ने लिखा कि अगर पूरे मुल्क के उलमा की कुर्बानी एक तरफ रखी जाए और उलमा सादिकपुर की कुर्बानी एक तरफ रखी जाए तो उलमा सादिकपुर का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो आज जब मुल्क की तरक्की की बात हो रही है, जब विज़न 2047 की बात हो रही है, 2047 तक हिंदुस्तान को आलमी सतह पे सफ़े अव्वल में लाने की बात हो रही है, तो इसमें सादिकपुर, पटना, अज़ीमाबाद पीछे कैसे रह सकता है। इसलिए आज पटना की सरज़मीन पर एनसीपीएल की तरफ से एक सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसका मकसद ये था, जिसमें गुफ्तगू ये की गई कि 2047 में जब मुल्क हिंदुस्तान आलमी सतह पे सफ़े अव्वल में होगा तो उसमें उर्दू ज़बान कहाँ पर होगा और इस तरक्की में उर्दू का क्या किरदार होगा, उर्दू का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, अहले उर्दू का क्या कंट्रीब्यूशन होगा। इस पर लगातार 3 दिनों से मुख्तलिफ तरह के सेशन हो रहे हैं, जिसमें मुशायरा भी है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के मकालात भी पेश किए गए हैं और मुख्तलिफ तरह के अलग अलग प्रोग्राम्स हुए हैं। इसमें आने वाले कई सारे लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग दिल्ली से, मुख्तलिफ रियासतों से और बिहार के अलग अलग अज़ला से आए हुए हैं। उनकी राय क्या है। सर, जब उर्दू की बात होती है, तरक्की की बात होती है, तो उस वक्त ये देखा जाता है कि तरक्की में भाईचारा की अहमियत है, तरक्की में सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है, तरक्की में अलग अलग कम्युनिटीज़ के एम्पावरमेंट, उनकी नुमाइंदगी की भी ज़रूरत है, ख़वातीन की नुमाइंदगी, अलग अलग सेक्टर्स की नुमाइंदगी। तो आखिर जब मुल्क हिंदुस्तान 2047 तक सफ़े अव्वल में आने की कोशिश कर रहा है आलमी सतह पर, तो उसमें उर्दू क्या किरदार निभा सकता है तमाम अलग अलग कम्युनिटीज़ की तरक्की के लिए, ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए, भाईचारे को कायम करने के लिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और मैं कासिम खुर्शीद हूँ और ज़ाहिर है ऐसे मौज़ूआत पर हम लोग काम करते रहें, गुफ्तगू करते रहें। सबसे पहले तो मैं ये बहुत ही इनोवेटिव मैं कहूँगा ये जो शहरोज़ा सेमिनार यहाँ पर मुनक़िद हो रहा है और इसका जो मौजू है ज़ाहिर को 2047 में हिंदुस्तान कैसा होगा मुख्तलिफ जो हम नौइयत से, तो इस सिलसिले में सबसे जो अहम बात है कि वो आखिर 2047 में कौन जाएगा, किसे जाना है 2047 में। ज़ाहिर है कि आज जो नस्ल अभी पैदा हो रही है या 2, 4, 5 साल की है, वो दरअसल उसके भविष्य के लिए, उसके मुस्तक़बिल के लिए किसी को काम करना है कि वो उसका जो है वो 2047 कैसा होगा। और हम फिर एहतसाब करेंगे कि हमारा 1947 से लेकर के 2047 तक हमारे हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की, हमारी नई नस्ल ने कितनी तरक्की, जैसा कि आपने पूछा कि ख़वातीन ने कितनी तरक्की की। तो अभी जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आज की जो नस्ल है, आज जो मेन स्ट्रीम में लोग हैं, आज जो कौमी धारे में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी ये होती है कि कम से कम उन्होंने जो अपने लिए किया है वो तो सही है, लेकिन कल उन्हें भी हिंदुस्तान को जवाब देना होगा कि उन्होंने नई नस्ल के लिए क्या किया है। तो इस सिलसिले में जो 2047 का जो विज़न है, इस विज़न को यहाँ पेश नज़र रखा गया है और इसलिए रखा गया है ताकि अगर जो कुछ हम नहीं कर पाए इसमें, वो इस ग्लोबल वर्ल्ड में हम और क्या कर सकते हैं। तो ये सबसे जो बड़ी बात है, तो तालीम जो होती है, तालीम के सिलसिले में तालीम जो पहला मरकज़ होता है, चाहे कहा जाता है कि माँ की गोद से लेकर गोर तक के बारे में ये गुफ्तगू, ये बातचीत होती है, तो आपको भी यही बताया जा रहा है कि पहला मेरे पास जो हरबा होना चाहिए, वो हरबा हमारे पास क्या होना चाहिए, वो हमारी तालीम होनी चाहिए। और आज कहा गया है जो अभी 2020 का जो वो आया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें हमें कहा जा रहा है कि आप अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल कर सकते हैं। देखिए, पहले भी हम मादरी ज़बान में ही तालीम हासिल कर रहे थे,
बच्चा जहाँ पैदा होता है, चाहे वो अगर वहाँ उर्दू बोल रहा है, चाहे वो हिंदी बोल रहा है, चाहे मगही बोल रहा है या भोजपुरी बोल रहा है, तो दरअसल उसकी ज़बान, उसकी भाषा वही होती है और वो उसी में ख्वाब भी देखता है। तो अभी ये कहा जा रहा है कि बुनियादी तौर पर जो आपकी मादरी ज़बान है, जहाँ आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, जहाँ आप स्किल्ड हो सकते हैं, उस ज़बान को कहा जा रहा है, उस ज़बान के फ़रोग़ के सिलसिले में ये अभी गुफ्तगू हो रही है, ताकि 2047 के हिंदुस्तान में आपकी जड़ें जब मजबूत रहेंगी तब आप जा कर के पूरे तौर पर फ्लोरिश कर सकेंगे, तरक्की कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। मादरी ज़बान में बच्चों के तालीमी तरक्की के लिए, बच्चों की तालीम के लिए बिहार में उर्दू के सामने आप क्या चैलेंजेस देखते हैं? क्या स्कूल्स में उस तरह की सुविधाएं मौजूद है, उस तरह की सहूलियात मौजूद है, या क्या रिफॉर्म की इस्लाही कुछ ज़रूरियात है ताकि सही तरीके से मादरी ज़बान उर्दू में उर्दूदा तबके के लोग पढ़ाई कर सकें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं खुद जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं लगभग 30 से 35-40 वर्षों से इसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। बच्चों के लिए निसाब बनाता हूँ। पहले क्लास से लेकर के 12 क्लास तक की जो किताबें हैं, उन किताबों का उसका निसाब हम लोगों ने तैयार किया है। और बिहार जो हमारा जो NCF है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और हमारा जो बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसे हमने बनाया है। और उसको बनाने के पीछे यही बात थी, जिस विज़न पर अभी हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, कि हमें बच्चों को तालीम देने के सिलसिले में अनिवार्यता क्या है, ज़रूरी क्या। तो ज़रूरी ये चीज़ थी कि सबसे पहले जो हमारा जो इलाक़ाई अदब है, या जिसको आंचलिक अदब कहते हैं या आंचलिक साहित्य आपको कहते हैं, उसके साथ पहले आप बच्चों को जोड़िए। पहले आप देखिए कि आपके जो नेशनल लीडर्स हुए वो यहाँ से अगर पैदा हो रहे, वहाँ से आ रहे हैं, तो उनके हवाले से हम उन पर बात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। ये पहले भी नहीं रोका गया था, आज भी नहीं रोका गया है। 100 साल पहले भी अगर आप की तारीख उठा कर देखें तो हमारा बुनियादी जो दर्सगाह या तालीम गाह है, वो हमारा अपना घर होता है। पहले हम अपने घर से तालीम हासिल करने के बाद जब आते हैं, जब मेन स्ट्रीम में आते हैं, तब उसके बाद हम गवर्नमेंट से या सरकार से डिमांड करते हैं। आजकल मामला ये हो रहा है कि हम सारी चीज़ें जो सरकार से डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड किस चीज़ पर करिएगा जब आपके पास कोई असासा मजबूत होगा। आज आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इंटरव्यू लेने के लिए आपके पास टूल्स है। जब आपके पास टूल्स है तब आप हमसे बात कर रहे हैं। जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो हमारी बात जो है, जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले इस सिलसिले में हम यही कहना चाहेंगे कि पहला काम यह है कि पहले अपने आप को आप मजबूत कीजिए। जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, न हुकूमत आपके लिए कुछ कर सकती है और न खुद आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। चूँकि इसी ज़मीन से, इसी ज़र्रे से लोग निकलते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला तो काम ही है कि आप अपना एहतसाब कीजिए। और आज ये ग्लोबल वर्ल्ड है, इस ग्लोबल वर्ल्ड में आसानियाँ बहुत सारी हैं। इन आसानियों के साथ इस्तेफादा कीजिए और साथ साथ आप इनके शाना बशाना मिल कर के अपनी पहचान आप करेंगे, तभी आप तरक्की कर सकते हैं या दुनिया की कोई भी कौम तरक्की कर सकती है। ये जो 3 रोज़ा प्रोग्राम किया गया NCPL की तरफ से, इसके क्या मकासद थे और इसका क्या आउटकम आप देख रही है? इससे क्या फ़ायदा हो सकता है आने वाले दिनों में उर्दूदा तबका को और उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की में? ये NCPL की तरफ से जो किया गया प्रोग्राम है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। और आगे ये 2047 के लिए ये किया गया है कि ऐसा बिहार हमेशा ये दुनिया के लिए किया गया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बिहार में भी ये तरक्की हो और उर्दू का फ़रोग़ हो, है ना। उर्दू के फ़रोग़ के लिए हमारे बिहार में भी बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया जाए। सरकार से उम्मीद है कि ये इसके लिए अच्छे से अच्छा काम करे। और सेंट्रल के द्वारा जो किया गया ये स्कीम है, इसको सरकार बिहार में और आगे से फ़रोग़ करे। और जहाँ तक मसला है कि इसी तरह उर्दू के टीचरों की बहाली के लिए सरकार उर्दू स्कूलों में, उर्दू हेडमास्टर, उर्दू सीटों पे, हर स्कूल में उर्दू के टीचर नहीं हैं, तब प्राइमरी लेवल पे, हाई स्कूल के लेवल पे और मिडिल में, सब तरह के +2 लेवल पे सभी टीचरों की बहाली करे, जिसमें उर्दू का फ़रोग़ हो सके। और स्कूल से उर्दू दिन ब दिन गायब होते जा रही है, क्योंकि टीचरों की कमी है, जिसके कारण वहाँ पे टीचर को अवेलेबल कराया जाए और उर्दू जो है, उर्दू पढ़ने वाले जो हैं, उर्दू सीखने और सिखाने वाले, इनको फ़रोग़ किया जाए। इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही है कि उर्दू ज़बान की तरक्की हो। मुल्क की तरक्की में ज़बानों का किरदार हुआ करता है, यकीनन उर्दू का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है मुल्क में। जंग आज़ादी में भी हमने देखा है कि जंग आज़ादी में अहम किरदार उर्दू ने निभाया है। उसी तरीके से मुल्क की, हिंदुस्तान की तरक्की में भी हमेशा किरदार निभाता रहा है। अब जबकि 2047 तक एक सशक्त भारत बनाने की बात हो रही है, आलमी सतह पर सफ़े अव्वल में हिंदुस्तान को शामिल करने के लिए जो हुकूमत हिंद कोशिश कर रही है, उसके लिए विज़न बना रही है, वैसे में आपको क्या लगता है कि उर्दू का तबका इसमें क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है, ख़ास तौर पर जब मुल्क को भाईचारे की ज़रूरत है, मुल्क में मोहब्बत और एकता पैदा करने की ज़रूरत है, यूनिटी पैदा करने की ज़रूरत है। तो इस यूनिटी को पैदा करने, जो यूनिटी तरक्की के लिए एक अहम पिलर हुआ करता है, उर्दू ज़बान, उर्दू अदब, उर्दू शायरी, इसमें क्या किरदार निभा सकता है? आज़ादी से पहले
आज़ादी की तहरीक में भी उर्दू का किरदार रहा है और आज़ादी के बाद मुल्क को मुत्तहिद रखने में भी उर्दू के शुअरा और उदबा ने बहुत किरदार अदा किया है। और उर्दू ज़बान भारत की ज़बान है और भारत में ही पैदा हुई। पड़ोसी मुल्क ने इसको, वहाँ की ये ज़बान नहीं है, उन्होंने अडॉप्ट किया। उनकी जो 4 सूबे हैं, है कि नहीं, या हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, वहाँ की ज़बान उर्दू नहीं है। उर्दू जो है भारत की ज़बान है। आज जबकि 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत का ख्वाब देखा जा रहा है, तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि उस तरक्की याफ्ता भारत में उर्दू का बहुत बड़ा किरदार होगा। आज जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं, कहीं ना कहीं उर्दू को एक ख़ास मज़हब की ज़बान समझ रहे हैं, वो नहीं उनके लोग। तो आज जो उर्दू तरक्की फ़रोग़ बराए उर्दू ज़बान ने NCPUL ने यहाँ प्रोग्राम पटना में मुनाकिद किया है। तो पटना में मुनाकिद इसलिए किया है कि ये उर्दू के एक अहम दबिस्तान में से दबिस्तान अज़ीमाबाद भी है। तो मैं इनका खैर मकदम करता हूँ। शम्स इक़बाल साहब बिहार ही के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी जो है सरज़मीन है, जो बिहार है, जहाँ से वो पैदा हुए, जहाँ से निकले, और आज पूरे मुल्क में उनका वो जो ऐसा शम्स है, जैसा सूरज है कि उनकी जो है रोशनी महसूस की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी इस पर गौर करेगी कि उर्दू के अंदर जो कमियां आ गई है, उर्दू के बजट में जो तख़फ़ीफ़ की जा रही है, उसमें भी वो तख़फ़ीफ़ ख़त्म करके एक तरक्की याफ्ता ज़बान के तौर पर इनको जो है फ़रोग़ देने की कोशिश करेगी। NCPL का आपने जिक्र किया, शम्स इक़बाल साहब का तस्करा आपने किया। पिछले कुछ दिनों से जब से वो डायरेक्टर बने, देखा जा रहा है कि NCPL पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक है। पिछले चंद सालों में ये शिकायतें लोगों को होने लगी थी कि NCPL गैर मुतहर्रिक होता जा रहा है। आपको क्या लगता है इनके आने के बाद NCPL का जो काम है वो तेज़ी से आगे बढ़ा है, एक्टिविटीज़ में कुछ इजाफा हुआ है? मैंने जहाँ तक सुना कि ये NCPUL में डायरेक्टर से पहले भी मुख्तलिफ ओहदों पर रह चुके हैं, तो इन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा समझा है। हम ये जिस जगह पर खड़े हैं, अगर कोई आदमी जो है नीचे से ऊपर आएगा तो वो इस इमारत को और इस टावर को, बापू टावर को अच्छी तरह समझेगा, और एक बाहर से कोई डायरेक्टर डिप्यूट कर दिया जाता है तो उस दोनों में फ़र्क होता है। तो इन्होंने चूँकि उस चीज़ को समझा था, तो इसलिए इन्होंने उसमें जो चीज़ें ज़रूरत थी उसको उन्होंने ऐड किया। और आज जो है, और आज के इस सेमिनार में भी बहुत सारी बातें आई कि क्या चीज़ ऐड करना है, क्या को छोड़ना है, तो उस पर इंशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद भी वो अमल करेंगे। आज जो है किताबों के तर्जमे का सिलसिला है, नई किताबों के जो है की तबाअत का मसला है। इन तमाम मसलों में जो रुकावटें पैदा हो गई, नए शायरों के मतबूआत को, उनके दीवानों को ऐड देने का मामला है, तो इन तमाम चीज़ों में ज़रूर शम्स इक़बाल साहब पहल करेंगे और इसके लिए एक मुस्बत पेशरफ्त होगी आज के इस प्रोग्राम के बाद से। कुमैल रज़ा क़ादरी साहब, NCPUL ने ये 6 रोज़ा प्रोग्राम यहाँ पर किया है, जिसका असल मकसद ये था कि 2047 का जो मिशन है, विज़न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मुकम्मल एम्पावरमेंट का, इस मुल्क को क्या कहते हैं, सशक्त भारत बनाने का, उसमें उर्दू कहाँ पर हो, उर्दू का योगदान क्या हो, उर्दू का कंट्रीब्यूशन क्या हो, इसको मैसेज जो है वो उर्दू तबके तक पहुँचेगा। ये जो सहरोज़ा प्रोग्राम था तो ये परसों से चल रहा है, और ये जो मिशन है प्रोग्राम के विकसित भारत, जो भारत सरकार हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, उन्होंने ख्वाब देखा कि 2047 तक भारत बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता हो। तो इसी पस मंज़र में NCPUL ने इस प्रोग्राम को पटना में इनाकात कराया। और जो आपका सवाल है कि ये प्रोग्राम कहाँ तक कामयाब हुआ है, तो मैं 3 दिन से मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचने को है, और इस इख्तितामी वक्त में देखा मैंने अब तक कि प्रोग्राम कामयाब ही रहा है। और जो प्रोग्राम का जो मकसद था और जो उर्दू की कामयाबी या नाकामयाबी पर जो उदबा या शोरा या खुतबा या जो लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ, माहिरीन अदब या जिस फ़न के भी वो माहिर हो और यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने दोनों पहलू पर सैर हासिल गुफ्तगू की है। और माशाल्लाह प्रोग्राम अब तक अच्छा चल रहा है और इख्तिताम होने ही को है। बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने जो ये प्रोग्राम से रोज़ा किया है, इसका मकसद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हुकूमत हिंद का जो विज़न 2047 है विकसित भारत का, उसमें उर्दू कम्युनिटी क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, उर्दू कम्युनिटी उस वक्त उर्दू के हालात क्या हो, उर्दू अदब, उर्दू ज़बान कहाँ तक हो। तो ये सेमिनार का आपको क्या आउटपुट नज़र आ रहा है, और इसके ज़रिए से जो मैसेज दिया गया है उर्दू तबका को, वो क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि कौमी कौंसिल जो है ये एक नेशनल इदारा है, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, और ये इदारा जो आता है वज़ारत तालीम के तहत आता है। और हमारा जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो एक विज़न दिया है, जो एक मिशन दिया है 2047 का,
तो ये देखना है कि इस विज़न में हमारा उर्दू कहाँ है। चूँकि बाज़ हलकों में ये बात कही जाती है कि उर्दू ज़बान कोई मुस्तक़बिल नहीं है या उर्दू ज़बान धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ऐसा नहीं है। आप जब इस महफ़िल में आए हैं, जब इस सेमिनार में आए हैं, तो आपने देखा है कि किस तरह से लोग यहाँ आए हैं, बहुत बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं सिर्फ इसलिए कि हम उर्दू के प्रोग्राम में शरीक हों। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस सेमिनार में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के तहत मक़ालात पेश किए गए हैं, जिसमें शायरी है, फ़िक्शन है और भी दूसरी चीज़ें हैं, जिसमें यह बताया गया है कि हम फ़िक्शन में या शायरी में किस मौज़ूआत पर बात करेंगे जो आगे चल करके जो नई नस्ल है, जो नौजवान है, वो उर्दू की तरफ माइल होगी, उर्दू ज़बान की तरफ आएगी और उर्दू ज़बान जो है तरक्की जो हिंदुस्तान करेगा उसमें अपना रोल कैसे अदा करेगा, और साथ ही कि उर्दू ज़बान को रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए। ज़ाहिर है कि कोई भी ज़बान फलती फूलती उसी वक्त है जब तक कि वो उसको रोज़गार से जोड़ा जाए। जी, तो इसमें एक अहम बात ये भी कही गई है कि जब भारत विकसित होगा 2047 में, तो उर्दू ज़बान भी इस काबिल हो जाएगी कि इसके तहत भी और लोग इसके आएंगे, पढ़ेंगे, रोज़गार हासिल करेंगे, मौक़े मिलेंगे और धीरे धीरे उर्दू फैलती और फूलती रहेगी। आपने कहा कि उर्दू में रोज़गार के मौक़े को लेकर भी बात हुई। अभी एक आम तौर पे आम नज़रिया ये होता है आवाम के दरमियान कि उर्दू वालों के लिए कोई स्कोप नहीं है। अगर कोई तालिब इल्म उर्दू ले रहा होता है, ग्रेजुएशन में मास्टर्स जो है उर्दू से कर रहा होता है, उसका रिश्तेदार कोई उसे मिले, कोई जानने वाला मिले तो कहता है उर्दू से क्यों कर रहे हो, इसमें क्या ही स्कोप है, क्या ही अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या लगता है उर्दू में मौक़े, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी के वक्त या नहीं है? जी, आइए, आपने बहुत ही वैलिड सवाल किया। इस तरह के सवाल बहुत होते हैं। अगर आप देखें तो जितनी भी ज़बानें हैं, हिंदी ज़बान में, संस्कृत ज़बान में, देखिए सारी ज़बानों का यही हाल है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूँकि हम उर्दू को ज़्यादा करीब से जानते हैं, अभी आपने देखा होगा कि सिर्फ मैं बिहार की बात करूँ, चूँकि अभी हम बिहार में हैं, बिहार में मुतरजिम, उर्दू मुतरजिम की बहाली हुई है, सैकड़ों में बल्कि हज़ारों में बहाली हुई है। उर्दू टीचर, आपको पता ही है कि उर्दू टीचर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोगों ने बीएड कर रखा था तकरीबन सबकी बहाली हो गई है। तो ऐसा नहीं है, उर्दू ज़बान में वाक़ई है। उर्दू की जो इतनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो इतने जो कॉलेजेस हैं, ज़ाहिर है कि उसमें कौन है, पढ़ने पढ़ाने वाले सारे हैं। ये अलग बात, ये बात है कि सारी ज़बानें जो धीरे धीरे वो हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मौक़े नहीं है। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, उनका यही कहना है कि धीरे धीरे हम इसमें ऐसे हालात पैदा किए जाएँ, इतनी कोशिश की जाए कि उर्दू ज़बान में और ज़्यादा मौक़े पैदा हों। तो इसके लिए कोशिश जारी है और कौमी कौंसिल इसके लिए काम कर रही है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान NCPL का रोज़ा प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ सेशन में मुख्तलिफ़ तरह के मशवरे सामने आए, मुख्तलिफ़ तरह के सजेशंस आए हैं, मुख्तलिफ़ तरह का विज़न आया है, इरादे आए हैं सामने। इसमें मशवरा दिया गया NCPL से कि जो किताबें साइंस की हैं, सिविल सर्विस के तैयारियों के लिए, कम्पटिशन्स के लिए है, मुख्तलिफ़ तरह के जो मैथ्स की किताबें हैं, मेडिकल साइंस की किताबें हैं, हर एक फ़ील्ड की जो एकेडमिक किताबें हैं उनका ट्रांसलेशन किया जाए, उनका उर्दू ट्रांसलेशन हो, ताकि तलबा व तालिबात को उर्दू में मवाद हासिल हो सके, उर्दू में तैयारियों के लिए जो है मवाद हासिल हो सके। उसी तरीके से कुछ अफराद जो ऐसे सामने आ रहे हैं जो मज़ामीन चोरी करके, गज़लियात और नज़्म चोरी करके उर्दू अदब को बदनाम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन अदबा, उन शोरा के लिए फ़िक्र का बायस बन रहे हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, मेयारी सतह पे काम कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को जो ये चोरी का काम कर रहे हैं उनके लिए भी पॉलिसी बनाई जाए कि चोरियों को किस तरीके से पकड़ के नाकाम किया जाए ताकि अदब का नुकसान ना हो, उर्दू का नुकसान ना हो। इसी तरह आवाम को उर्दू से कैसे जोड़ा जाए, तलबा और तालिबात में, नौजवान नस्ल में उर्दू का ज़ौक़ कैसे पैदा किया जाए, सोशल रिफॉर्म में अलग अलग फील्ड के इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, हेल्थ एम्पावरमेंट, हर एक सेक्टर में उर्दू किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, इसको लेकर के डिस्कशन हुआ। यहाँ पर मौजूद जो अदबा और शुअरा और सीनियर ऑफिसर्स थे उन तमाम ने खुशी जाहिर किया कि आज मौजूदा नस्ल के अंदर अजीमाबाद से लेकर के यानी अजीमा पटना से लेकर के दिल्ली तक, हैदराबाद तक, हर जगह नई नस्ल में उर्दू को लेकर एक नया ज़ौक़ देखने को मिल रहा है, नया शौक़ देखने को मिल रहा है और नई नस्ल जो है सिर्फ मुतवज्जे हो रही है। लिहाजा इसको नया रुख देने की, सही रुख देने की ज़रूरत है, इनको सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उर्दू को डिजिटलाइज़ करने की ज़रूरत है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उर्दू को लाया जाना चाहिए, उर्दू किताबों, उर्दू मवाद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाना चाहिए, आसानियाँ पैदा की जानी चाहिए ताकि 2047 में जब मुल्क तरक्की याफ्ता बन चुका हो उस वक्त उर्दू ज़बान भी तरक्की याफ्ता ज़बान की हैसियत रखती हो और इस तरक्की में, मुल्क की तरक्की में इनसे एक अहम किरदार उर्दू ज़बान निभा सके।